Well, dear students, I welcome you all to this course APS 101 Fundamentals of Soil Science. Basically, we have discussed various things regarding rock cycle and how the rocks are formed, types of rocks. Okay, so in this lecture, we will try to understand what is weathering, what are the types of weathering. We will understand all the basics of weathering. But before moving forward, I would like to discuss one more thing which I have skipped in the earlier lectures. So let us discuss that first. So basically, we have to discuss the approaches of soil study. Basically, there are two concepts. One treats soil as a natural body, weathered and synthesized product in nature, while other treats as soil as a medium for plant growth. तो हमें दो चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारे कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं. दो कंसेप्ट्स हैं, एक है पेडोलॉजिकल अप्रोच, एक है एडाफोलॉजिकल अप्रोच. समझने में अगर आप समझेंगे इस चीज़ को तो पेडोलॉजिकल अप्रोच में हम क्या समझते हैं, कैसे सॉइल ओरिजिन कर रही है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, सब चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन इसमें प्लांट का कोई रिलेशन नहीं होता है. तो इसमें हम जैसे रॉक से सॉइल कैसे बन रही है ये चीज़ समझते हैं. ठीक है, इससे रॉक से सॉइल कैसे बन रही है और उस सॉइल के क्लासिफिकेशन क्या क्या है, बेसिकली हम ये चीज़ें समझते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं. बट हम प्लांट से कोई रिलेशन इसमें नहीं समझते हैं पेडोलॉजिकल अप्रोच में. जबकि एडाफोलॉजिकल अप्रोच में क्या होता है, अब बेसिकली आप इसको आप देख लेना, आपको लेक्चर नोट में दिया गया है. इट हैज़ बीन गिवन टू यू इन योर लेक्चर नोट्स दैट एडाफोलॉजिकल अप्रोच रिलेट्स विद द higher plants. Okay, so basically edaphology is the study of soil from the standpoint of higher plants. ओके तो हमें क्या देखना होगा, वहाँ पे हम सॉइल की प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे. एडाफोलॉजी फोलॉजी अगर आप बोलोगे ना, जैसे ग्रीक वर्ड पेडॉन है, यहाँ पे पेडोलॉजिकल. ओके, लॉजी मीन्स स्टडी एंड एडाफोलॉजी, एडाफॉस मीन्स सॉइल और ग्राउंड. ओके, सॉइल और ग्राउंड. ओके, तो पेडॉन का मतलब सॉइल और अर्थ, बेसिकली सॉइल ही है. बट पेडोलॉजिकल और एडाफोलॉजिकल में बस इतना अंतर है कि ये जो हम सॉइल की स्टडी करेंगे इसमें हम प्लांट का रिलेशन चेक करेंगे कि जैसे सपोज हम प्लांट इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, सॉइल की प्रॉपर्टी देखेंगे, तो हम ये प्रॉपर्टी देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी बेटर करने पर हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही है. सो विच प्रॉपर्टी कैन हैम्पर और कैन increase the yield of the plants. So basically these things we have to understand. तो हम इम्प्रूवमेंट करने का देख सकते हैं. तो ये चीज़ आपकी स्टडी, ये चीज़ कंपैरिजन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. ये पॉज करके आप देख लीजिएगा. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मेन टॉपिक, वेदरिंग. तो बेसिकली वेदरिंग होती क्या है, हमने रॉक्स अभी पढ़ी, तो वेदरिंग होती क्या है ये चीज़ हमें समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ वेदरिंग. बेसिकली व्हाट इज़ वेदरिंग, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ वेदरिंग. सो अ प्रोसेस ऑफ disintegration and decomposition of rocks and minerals which are brought about by physical agents and chemical process leading to the formation of regolith. regolith किसे कहते हैं, unconsolidated residues of the weathering rock on the earth's surface or above the solid rocks. I will show you all these things. पहले आप ये तीनों डेफिनेशंस को आप अच्छे से समझ लीजिए. क्या है वेदरिंग. वेदरिंग में क्या है कि कोई रॉक है, सपोज रॉक है, उसका डिसइंटीग्रेशन मतलब समय के साथ टूटना, डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन. तो डिकम्पोज हो रहा है और रॉक्स के अंदर वो पता है रॉक्स कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर मिनरल्स. सो तो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, उसके बाद होने के बाद जब ये सेडिमेंट्स में बन जाएगा तो उस प्रोसेस को कहते हैं, टूटने का प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग. ओके, अब फॉर्मेशन ऑफ रेगुलिथ, ये रेगुलिथ क्या होता है इसको हम डिटेल में मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ. बेसिकली जब हमारा रॉक से रेगुलिथ में कन्वर्जन होगा और रेगुलिथ से ट्रू सॉइल में कन्वर्जन होगा. रेगुलिथ आपने पढ़ा कि अनकॉन्सोलिडेटेड. ठीक है, अनकॉन्सोलिडेटेड मीन्स देखिए सबसे पहले क्या होता है, जहाँ पे कंसोलिडेटेड यहाँ पे मटेरियल है, कंसोलिडेटेड रॉक्स होते हैं. ये मैं बता रहा हूँ आपके सॉइल की प्रोफाइल का
सॉइल की प्रोफाइल का व्यू है। सपोज वर्टिकल क्रॉस सेक्शन अगर आप करेंगे, आप डीपर जाएंगे, सपोज आप यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे फील्ड है, और यहाँ से आप डीपर नीचे जाएंगे तो आपको जैसे पानी निकालते हैं जब कुएं से, तो फिर हम क्या करते हैं, पानी जब निकालते हैं तो हम डीपर जाते हैं। तो सेम वे हम जैसे डीपर जाएंगे तो हमें एक टाइम पे हमारा पानी यहाँ से नहीं आएगा और यहाँ पे एकदम आपको रॉक्स दिखेंगी और यहाँ से आपको पास होना मुश्किल है। तो ये कंसोलिडेटेड रॉक्स होती हैं जो सबसे नीचे हैं, जिसे आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ओके, एंड ये आपको मैं सॉइल प्रोफाइल को डिटेल में बताऊंगा। बाकी बेसिक चीज़ आप रेगुलित समझ लीजिए, जो जैसे ऊपर लेयर्स हैं, सी कहते हैं, बी कहते हैं, ए कहते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू रेगुलित। इसी तरह अगर सॉइल की बात करेंगे तो सॉइल क्या होती है, ए सोलम जिसे बोलते हैं, ए प्लस बी। ओके, ए प्लस बी आप बाद में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है, ये हमारी नेक्स्ट यूनिट में है। बट अभी रेगुलित समझाने के चक्कर में मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ दैट रेगुलित आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रेगुलित होता क्या है। तो रॉक से रेगुलित से ट्रू सॉइल। तो रेगुलित अनकॉन्सोलिडेटेड है, कॉन्सोलिडेटेड मतलब सख्त बिल्कुल, लेकिन कॉन्सोलिडेट कर रखा है, तो ये रॉक से ये आ रहा है, ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है। तो ये रॉक से पहले रेगुलित बन रहा है, ठीक है। तो रॉक से रेगुलित कैसे बन रहा है, ये वेदरिंग प्रोसेस से बन रहा है। ओके, तो होप डियर स्टूडेंट्स अब आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। Next definition, the process by which the Earth's crust or lithosphere is broken down by activities of the atmosphere with the aid of hydrosphere and biosphere। ये हम पढ़ेंगे कौन कौन से 3 एजेंट्स होते हैं, फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड रॉक्स इनटू पैरेंट मटेरियल और रेगुलित, ठीक है, जो मैंने अभी आपको एक डायग्राम के थ्रू बताया। तो सॉलिड रॉक्स का रेगुलित में कन्वर्जन या पेरेंट मटेरियल में कन्वर्जन वेदरिंग होता है, ठीक है। और ये रेगुलित क्या होता है, अनकॉन्सोलिडेटेड रेजिड्यूज, ओके, ऑफ द वेदरिंग रॉक। ओके, कंसोलिडेटेड नहीं होता है। ओके, पेरेंट मटेरियल क्या होता है, पेरेंट मटेरियल रेगुलित है या उसके ऊपर का पोर्शन है, ठीक है, और एटलीस्ट इट्स अ पोर्शन। हम ये डिटेल में पढ़ेंगे हमारी जब सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे। अभी हम वेदरिंग को और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि ये अनकॉन्सोलिडेटेड और पोर्शन है जिससे कि हमारा सॉइल जो है डेवलप होते हैं, ठीक है। सॉइल जिससे डेवलप होते हैं, तो आपको आर देखा जैसे अभी आपने, जैसे सीधे इनकी वेदरिंग होते होते हमारी सॉइल का डेवलपमेंट हुआ है, जैसे मैंने आपको वर्टिकल क्रॉस सेक्शन अभी बताने की कोशिश करी। सो नेक्स्ट इज बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग, ठीक है, जिसमें फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। लेट अस डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। बेसिकली फिजिकल वेदरिंग की बात करते हैं, तो फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, ये चीज़ समझते हैं। फिजिकल वेदरिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। रॉक्स आर डिसइंटीग्रेटेड एंड आर ब्रोकन डाउन टू कंपैरेटिवली स्मॉलर पीसेस विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी न्यू सब्सटेंसेज। आपको पता है कि इसमें सब्सटेंस नया नहीं बनेगा, क्योंकि केमिकल वेदरिंग नहीं हो रही है, सब्सटेंस नया नहीं बनेगा, वही रॉक होगा, बस वो उसका अपना शेप बदल जाएगा। फिजिकल लेवल में शेप बदल जाएगा, साइज़ बदल जाएगा, जो भी है छोटे छोटे पार्टिकल में अपना डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, ब्रोकन डाउन हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉक्स। ये पहला इसका टाइप है, ठीक है। फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉक्स में, तो फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज़ एक स्टोन है जो कोर्स है, कोर्स मतलब बड़ा, ठीक है, काफ़ी बड़ा, एंड फाइन मतलब छोटा छोटा, काफ़ी फाइन पार्टिकल्स है। तो एक कोर्स है, एक फाइन। आपको ध्यान में क्या रखना है इस नोट में कि कोर्स जो होता है, कोर्स जो टेक्सचर जो स्टोन होता है, वो वेदर इजीली करता है, बहुत जल्दी वेदर करता है, मतलब टूटता है। जबकि फाइन वेदर, जो फाइन हमारा होता है टेक्सचर, वो वेदर बहुत देर में करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बेसिकली ये हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, इसमें कोई भी प्रेशर पड़ेगा तो ये इजीली टूट सकता है। जबकि फाइन में ऑलरेडी ब्रोकन डाउन है, तो उसमें जब अगर आप तोड़ने की कोशिश करेंगे, ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, तो दिक्कत होती है, टाइम लगता है इसको। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि बड़ा रॉक है, अगर वो छोटा टुकड़े में टूटेगा तो हल्का सा भी प्रेशर, थोड़ा ज़्यादा कंपेरेटिवली ज़्यादा प्रेशर भी आ गया, तब भी ये टूट जाएगा। नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो एक आपने फिजिकल कंडीशन देख लिया,
सेकेंड इज एक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो इसका मतलब ड्यूरिंग डे टाइम रॉक्स गेट्स हीटेड अप, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होगा, सन की बर्निंग की वजह से हमारा जो रॉक्स है उसमें क्या हो रहा होगा, हीटिंग हो रही होगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा, एक्सपेंशन होता है। आपको पता है हीट होने की वजह से एक्सपेंशन होता है। तो एट नाइट द टेम्परेचर फॉल्स एंड द रॉक्स गेट कूल्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें दिन में एक्सपेंशन हो रहा है और रात में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक ब्रेकिंग आ जाती है, उसके बाद क्रम्बलिंग हो जाती है। तो द ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वीकन्स द सरफेस ऑफ द रॉक एंड क्रम्बल्स इट बिकॉज द रॉक डू नॉट कंडक्ट हीट ईजिली, ओके। तो बिकॉज रॉक्स डू नॉट कंडक्ट हीट ईजिली, तो इसकी वजह से जो हमारा सरफेस ऑफ द रॉक है वो वीक पड़ जाता है, ओके। नहीं तो अगर हीट पास हो जाती इजीली, अगर हीट पास हो जाती तो हीट स्टोर नहीं रख पाता अपने पास रॉक और हीट इजीली पास हो जाती। लेकिन अब क्या है, हीट रॉक जो है डू नॉट कंडक्ट हीट इजीली, सो द हीट जो रहती है वो इसी में स्टोर रहती है। और फिर एट नाइट क्या होता है कि ठंड की वजह से फिर यही हीट जो है फिर अब लोअर होती है, जिसकी वजह से क्रम्बलिंग आ जाती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज। बेसिकली हार्डेस्ट मिनरल जो आपका क्वार्ट्ज है, ओके, हार्डेस्ट मिनरल है। एंड फेल्डस्पार जो है वो हार्डेस्ट नहीं है। जबकि कैल्साइट की बात करूँगा तो कैल्साइट जो होता है हमारा वो बहुत इजीली वेदर करता है, जबकि क्वार्ट्ज बहुत देर में वेदर करता है। ये भी आपको एक दो पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। यही जो दिस प्रोसेस कॉजेज द सरफेस लेयर टू पील ऑफ फ्रॉम द पेरेंट मास एंड द रॉक अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेट्स। दिस प्रोसेस कॉल्ड एक्सफोलिएशन। जो आपने अभी टेम्परेचर की वजह से चेंजेस देखा, तो उसी प्रोसेस को जो से क्या होता है, सरफेस लेयर जो होती है पील ऑफ हो जाती है फ्रॉम द पेरेंट मास एंड द रॉक अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेट्स। तो इसको एक्सफोलिएशन कहा जाता है। मैं एक्सफोलिएशन की आपकी फ़ोटो दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि एक्सफोलिएशन होता क्या है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। देखिए ये जो हो रही है एक्सफोलिएशन, आप ये समझ सकते हैं इसको, पीलिंग आउट ऑफ द रॉक्स, ठीक है। तो ये एक्सफोलिएशन हो रहा है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस। तो होप आपको एक्सफोलिएशन भी समझ में आ गया होगा। तो पहला हमारा जो पहला प्रोसेस था हमारा वो फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल था, रॉक था। सेकंड हमारा टेम्परेचर चेंज की वजह से फिजिकल वेदरिंग हो रही है। Now next is action of water. So this also changes physically. So water acts as disintegrating, transporting and depositing agent. आपको पता होगा कि जो पानी की धार होती है, जो वाटर का फ्लो होता है, कहीं कहीं देशों में क्या पहले और अभी भी कई देशों में वाटर से जो डायमंड को काटा जाता है। सो वाटर हैज़ सो मच पावर, वाटर स्पीड जो इसकी स्पीड होती है उससे डायमंड कटता है। सो फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपोर्ट वाटर बीट्स ओवर द सरफेस ऑफ रॉक व्हेन द रेन अकर्स एंड स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड्स द ओशन। सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मूविंग वाटर इज़ अ ग्रेट कटिंग एंड कैरिंग फोर्स। तो यही हमारे इम्पॉर्टेंट है। तो यही हमारी इसी की ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारे रॉक पे प्रेशर पड़ता है और रॉक जो है हमारा टूट जाता है। सेकेंड थिंग इज़ एक्शन ऑफ फ्रीजिंग। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं एक्शन ऑफ फ्रीजिंग क्या है। तो बेसिकली फ्रॉस्ट इज़ मच मोर इफेक्टिव दैन हीट इन प्रोड्यूसिंग फिजिकल वेदरिंग। ये आखिर ऐसा क्यों होता है ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेने की कोशिश करूँगा, सपोज़ मैं एक ब्लैंक पेपर में यूज़ करता हूँ आपको। सपोज़ आप अपने फ्रिज में जो फ्रीज़र होता है, फ्रीज़र में आपने वाटर बॉटल पूरी फिल करके, जो वाटर बॉटल होती है आपकी वो पूरी फुल कर दीजिएगा इसको पानी से, ठीक है। और फिर अगर आप इसको फ्रीज़र में डालेंगे तो उसके बाद आपकी कैप जो होती है इसके ऊपर की वो खुलेगी नहीं और आपको देखा होगा पूरा एक्सपेंशन हो जाता है, मतलब पूरी आपकी बॉटल फट सकती है, एक्सप्लोजन हो जाता है। अगर आपने पूरी भरी हुई बॉटल आपने प्लास्टिक की बॉटल फ्रीज़र में रख दी, जो डीप फ्रीज़र होता है फ्रीज़र में रख दी और फ्रीज़ की जगह जहाँ पे नॉर्मल फ्रीज़ जो है आपका कंडीशन दे रहा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वहाँ ना रख के आपने अगर
यहाँ पे रखा आइस कंडीशन बनाने के लिए, तो एक्सप्लोड कर जाता है, इतना प्रेशर होता है। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली जो वाटर होता है वो अपना जो वाटर होता है जब वो आइस में कन्वर्ट होता है तो वो अपना वॉल्यूम जो है 9% इंक्रीज़ कर देता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि 9% वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है जब वाटर जो है अपना लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज होता है। ओके, सो 9% वॉल्यूम का इंक्रीज़ होता है जिसकी वजह से हमारी बॉटल फट सकती है। तो इसका मतलब जैसे जैसे आइस बनेगा तो आइस बनने के बाद हमारा प्रेशर जो है बाहर की तरफ आएगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए, तो हमारे फटने के चांसेस होंगे। तो यही कंसेप्ट हमारा रॉक में लगेगा। आइए समझते हैं कैसे। बेसिकली इन कोर रीजन द वाटर इन द क्रैक्स एंड क्रेवाइसेस फ्रीजेज इनटू आइस। तो जो क्रैक्स डेवलप होते हैं रॉक्स में, उसमें वाटर जो है एंटर कर जाता है, उसमें वाटर एंटर कर गया, सपोज इस क्रैक में एंटर कर गया, इस क्रैक में एंटर कर गया, तो क्या होता है उसके बाद द वाटर इन द क्रैक्स एंड क्रेवाइसेस फ्रीजेज इनटू आइस। और जब टेम्परेचर लो होता है हमारा टेम्परेट कंडीशन में, जब टेम्परेचर लो होता है तो क्या होगा, ये आइस बनेगा। जो मैंने आपको बताया जब आइस बनता है तो वॉल्यूम जो है 9 to 10% बढ़ती है। तो इसमें 1/10 लिखा है लेकिन 9 to 10% बढ़ती है, अप्रॉक्सीमेटली 9% बढ़ती है। तो वॉल्यूम क्या है, बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे जैसे सपोज वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या हुआ, क्रैक्स में और फैलाव हुआ और स्प्रेडिंग हुई, जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ और रॉक टूट गई। तो होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक्शन ऑफ फ्रीजिंग से कैसे हमारी रॉक जो है उसमें डिसइंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। एंड ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग भी एक फिजिकल सोर्स है हमारा वेदरिंग का। तो ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग क्या होती है? एक्चुअली मैं आपको एक और एग्जांपल से बताने की कोशिश करूँगा। इस डायग्राम में आप देखेंगे, अगर सपोज आपने राइस लगते हुए फील्ड में देखा होगा तो उसमें पानी कीचड़ बनाया जाता है पहले, और फाइन पार्टिकल जो कीचड़ बन जाता है उसको फिर पानी कीचड़ इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारा जो पानी है वो काफ़ी देर तक रहे और नीचे जा ना पाए। तो जो कीचड़ बनाने के जब आप जैसे पडलिंग करते हैं तो उसके बाद पानी जब ऊपर रह जाता है, सारा का सारा पानी ऊपर रह जाएगा, नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि राइस हमारी वाटर लिविंग प्लांट है जिसके लिए हमारी ज़रूरत पड़ती है और हम पडलिंग करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो इसमें क्या है, जब हमने देखा होगा, अपने फील्ड में भी देखा होगा कि जब वेटिंग करते हैं उसके बाद एकदम से अगर एकदम से सूरज बहुत तेज़ निकला और हमने 2-3 दिन तक हमने कोई वाटरिंग नहीं करी, तो हमारे क्या होता है, हमारा ड्राइंग हो जाती है और क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, क्रैक्स आपके फील्ड में डेवलप हो जाते हैं। क्यों क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं? क्योंकि हमारी जो श्रिंकिंग हो जाती है क्ले पार्टिकल्स की। तो जब हम पानी देते हैं तो क्ले स्वेल कर जाती है, कहीं लिखा है वो ऑन सब्सिक्वेंट वेटिंग इट स्वेल्स। ओके, जो पानी हम देते हैं फील्ड में तो स्वेल कर जाता है, और जब पानी सूखता है तो ड्राई कर जाता है। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। दिस ऑल्टरनेट स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग वेटिंग ऑन ड्राइंग एंड विच रॉक्स मेड देम लूज एंड इवेंचुअली ब्रेक्स। जो मैंने आपको क्रैक डेवलपमेंट बताया, वो क्रैक डेवलपमेंट इसी वजह से होता है। नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स का भी, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आना जानी चाहिए कि ग्लेशियर जो होते हैं काफ़ी प्रेशर देता है जब वो मूव करता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज। In cold regions when snow falls it accumulates and changes into a ice sheet. Okay, so these big glaciers start moving owing to change in temperature and gradient. जब ये move करते हैं because of change in temperature, जब ये हल्का सा melt होना start करते हैं, तब move करने के बाद these exert tremendous pressure over the rock on which they pass and carry the loose materials. Okay, तो बेसिकली आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि यहाँ से प्रेशर कैसे मिलता है। नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ विंड का क्या प्रभाव पड़ता है? विंड क्या होता है, अपने साथ सैंड के पार्टिकल्स, क्ले के पार्टिकल्स लेके जाती है। तो इट हैज़ अ सीरियस एब्रेशन, जिसे एब्रेशन बोलते हैं। जैसे विंड के साथ मूव कर रहा है कोई पार्टिकल या वाटर के साथ, तो उसे एब्रेसिव इफेक्ट बोलते हैं, एब्रेशन बोलते हैं। ओके, सेम वे आपका ये भी ऐसे ही टूटता है सेडिमेंट्स। द स्टॉर्म में ट्रांसपोर्ट टन्स ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द शिफ्टिंग ऑफ सॉइल कॉज अ सीरियस विंड इरोजन प्रॉब्लम एंड में रेंडर कल्टिवेटेड लैंड एज डिग्रेडेड। ओके, तो डिग्रेडेड हो जाती हैं, वो चीज़ है। तो बेसिकली इसमें इरोसिव एंड ट्रांसपोर्टिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेडिमेंट्स का मूवमेंट हो रहा है वो विंड की वजह से हो रहा है।
बेसिकली एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिकल फिनोमेना जो है हमारा इम्पोर्टेंट है कि जैसे हमारी बिजली गिरती है, लाइटनिंग होती है, ओके, रेनी सीजन में, तो उसकी वजह से भी हमारे रॉक्स में क्रैक डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेदरिंग इज केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग को समझते हैं डिटेल में। तो केमिकल वेदरिंग क्या हो रहा है, केमिकल का कंपोजिशन चेंज हो रहा है, ओके, उसमें फिजिकल चेंज हो रहा था, इसमें केमिकल चेंज हो रहा है। तो द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इज कॉल्ड केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग इज मोर सीवियर इन वार्म एंड ह्यूमिड रीजन बिकॉज आपको पता है कैटेलिस्ट एक्टिविटी बढ़ जाती है, और जैसे से वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में, वेट अ मिनट, लेट मी चूज डिफरेंट कलर, मोस्ट सीवियर इन वार्म एंड ह्यूमिड रीजन्स बिकॉज जैसे से वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस आती हैं, ह्यूमिड से पानी मिल जाता है और वार्म से हमारी रेट बढ़ जाता है रिएक्शन का, तो जिसकी वजह से हमारी केमिकल वेदरिंग बहुत सीवियर होती है वार्म एंड ह्यूमिड रीजन में। So it is accelerated by the presence of water, oxygen and organic acids produced by plant and microorganisms। ये भी important है, जो हमारे plants होते हैं ये, इनके roots से आपके acids release होता है, आप बाद में पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के कोर्स में। एंड बेसिकली माइक्रोब्स भी जो हैं वो आपके डिफरेंट गैसेस निकालते हैं, और जब उनका डिकम्पोजिशन होता है तो वो एसिड्स निकालते हैं। जब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तो वो ऑर्गेनिक एसिड निकालते हैं। सेम वे आप बाद में अपने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आप आराम से पढ़ेंगे इस कोर्सेज को डिटेल में। नेक्स्ट इज इन केमिकल वेदरिंग, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल इज स्लाइटली और कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड ऑल्टर्ड टू फॉर्म न्यू मिनरल्स, सेकेंडरी मिनरल्स। तो बेसिकली आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, बेसिकली मैं आपको इस लेक्चर को हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। माई मोटिव इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट्स, माई मोटिव इज़ टू टीच यू अबाउट एवरीथिंग अबाउट दिस वेदरिंग कंसेप्ट्स एंड वॉट एवर यू आर लर्निंग। So you have to be very careful, and that's why I am helping you and guiding you in bilingual way, ताकि आपको दोनों लैंग्वेज में आपको समझ में आए, और हिंदी में आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आए, इंग्लिश में आपको मेंशन कर रखा है। एंड इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कंसेप्ट, यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। सो बेसिकली मैं आपको बता रहा था, आई वॉज टेलिंग यू दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स, प्राइमरी मिनरल्स एंड सेकेंडरी मिनरल्स। सो what I have told you earlier, that minerals are composed in rocks, okay, so two or more minerals combine to form rocks, so they are initially primary, okay, so after some changes they turn into secondary, okay। तो केमिकल वेदरिंग में बताया गया है, द केमिकल कंपोजिशन रॉक्स एंड मिनरल्स इज स्लाइटली और कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड ऑल्टर्ड टू फॉर्म न्यू मिनरल्स। तो इसका मतलब इसका केमिकल कंपोजिशन, जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो मिनरल का चेंज हो जाता है, प्राइमरी मिनरल का, और वो सेकेंडरी मिनरल में कन्वर्ट हो जाता है और डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होता है इसका। सो सेकेंडरी मिनरल्स आर फॉर्म ड्यू टू केमिकल वेदरिंग, एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन केमिकल वेदरिंग आर हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, डिसोल्यूशन, एसिडिफिकेशन, ओके, दीज थिंग्स वी लेट अस डिस्कस इन डिटेल। बेसिकली हाइड्रोलाइसिस, तो इसको समझते हैं, व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स टूटना, ठीक है। तो इसका मतलब H2O है, अगर आपका H2O है तो ये अलग अलग हो जाएगा। किस में अलग होगा, H और OH में, H और OH में अलग होगा। तो हाइड्रोलाइसिस में, लाइसिस मतलब टूटना, ठीक है, टूटना किसका टूटना, पानी का टूटना। सो हाइड्रोलाइसिस द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू H and OH ions। सो ऑन हाइड्रोलाइसिस H ion added to the mineral composition by replacing another atom। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि जो हमारा प्राइमरी मिनरल है, जो हमारा मिनरल है वो टूट रहा है, देखिए कैसे टूटता है, देखिए फिर मैं बताता हूँ आपको कि KLS काल Si3O8 आप ऐसे याद रख सकते हैं। फेल्डस्पार का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, अक्सर पूछा जाता है। फेल्डस्पार एक मिनरल है हमारा मेजर, मैंने आपको बताया था, आपको अगर ग्रुप डिस्कशन में बताया था कि हमारे 3 टाइप के मेजर मिनरल्स हैं, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज एंड माइका, ओके, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज एंड माइका, ये मैंने आपको डिटेल में बताया था। और फेल्डस्पार का कंपोजिशन मैंने आपको बताया था लगभग 36 to 46 है, शायद मैं इसके एग्जैक्ट फिगर आपको मेंशन करूँगा ग्रुप में, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज और माइका का जो कंपोजिशन है। ओके, लेट मी टेल यू, बेसिकली फेल्डस्पार जो होता है वो हमारा 48% ऑफ द अर्थ क्रस्ट होता है। कितना, 48%,
ठीक है। क्वार्ट्ज जो होता है वो 36% होता है, ये हमारे प्राइमरी मिनरल्स हैं, ठीक है। क्वार्ट्ज होता है 36% है एंड ऑफ द अर्थ क्रस्ट, एंड माइका जो होता है वो हमारा 10% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, एंड अदर्स जो रिमेनिंग है वो दूसरे मिनरल्स होते हैं। मेजर मिनरल्स हैं FQM, ठीक है, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज एंड माइका। ओके, ये चीज़ आपको दिमाग में रहनी चाहिए। सो मैं आपको बता रहा था कि जैसे आपको फेल्डस्पार आपको याद रखना है, तो काल Si3O8, ओके, ये वाटर के साथ जुड़ा और इसने क्या हुआ, अब देखिए लाइसिस हुई, तो पानी की लाइसिस हुई तो एक हाइड्रोजन आयन यहाँ पोटेशियम को रिप्लेस कर गया, तो HAlSi3O8, ठीक है, HAlSi3O8 और KOH इधर अलग हो गए, तो पानी अलग अलग टूट गया। पानी के बाद टूटने के बाद H आयनाइज्ड टू द मिनरल कंपोजिशन बाय रिप्लेसिंग अनदर एटम, इसने पोटेशियम को रिप्लेस किया। फिर नेक्स्ट क्या होता है इसी में प्रोसेस में, अब देखिए कंपोजिशन चेंज हो गया, तो हाल Si3O8 हो गया, नया मिनरल बन गया। सेम वे अब इसके बाद कोई फर्दर रिएक्शंस होती हैं तो एसिड बन जाता है। एसिड क्या करता है हमारा, और रॉक को तोड़ने में मदद करता है, क्योंकि एसिड जो होता है, एसिडिक नेचर जो होता है इसका, वो रॉक्स को डिकम्पोज करने में ईजी रह पड़ता है और इसीलिए हमारी केमिकल वेदरिंग हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, तो मैंने लाइसिस मैंने बता दिया, तो इसमें एडिशन ऑफ वाटर जो है जुड़ जाता है, ठीक है, तो वाटर जुड़ जाता है। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, Fe2O3 एक सपोज हेमेटाइट है, वो अपने साथ एक वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ेगा, जिसके बाद से मिनरल लिमोनाइट जो सेकेंडरी मिनरल है ये बन जाता है, तो सेकेंडरी मिनरल बन गया। तो हाइड्रेटेड मिनरल्स आर मोर प्रोन टू डिकम्पोज ड्यू टू दियर इंक्रीज वॉल्यूम विच मेक इट मोर सॉफ्टर, तो इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डिकम्पोजिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये सॉफ्टर हो जाएगा, और जितना सॉफ्टर हो जाएगा तो उतना ईजी होगा हमारा वेदरिंग होने में, इसको ब्रेक करने में। थर्ड इज ऑक्सीडेशन, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑक्सीडेशन आपको याद रखना है। ऑक्सीडेशन आपको पता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। तो ऑक्सीडेशन से भी हमारे वेदरिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमारे सेकेंडरी मिनरल्स बन रहे हैं। इन रिवर्स रिडक्शन में भी वही है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें इसका ऑक्सीजन निकल जाएगा, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा, देखिए हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया, एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो ड्यूरिंग रिडक्शन हाइड्रोजन इज एडेड टू द मिनरल कंपोजिशन एंड ऑल्टर्ड टू फॉर्म सेकेंडरी मिनरल्स। बेसिकली ये वीडियो बहुत लंबी जा रही है, आप कंसेप्ट्स समझते रहिए, मेरा पूरा बेसिक मोटिव यही है कि आपको कंसेप्ट्स पूरे A to Z क्लियर हो जाने चाहिए, ताकि आप जब BSc एग्रीकल्चर 4th ईयर में जाएं तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर है एग्रीकल्चर का A to Z, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज में हैं आप। सो ओके, वीडियो बहुत लंबी जा रही है, मैं 3-4 मिनट में वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन में आपको पता है डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन मतलब हमने देखा होगा कि अलग हो जाते हैं कैटायन और एनायन, तो कैटायन कैल्शियम, जैसे एग्जांपल लिया हमने कैल्शियम सल्फेट .2H2O, तो ये जब डिसोसिएट होता है, कैसे डिसोसिएट होता है, कैल्शियम और सल्फेट में अलग अलग डिसोसिएट हो गया, कैटायन और एनायन अलग अलग हो गए। वेल, दिस इज़ अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है, बेसिकली जो रूट ऑफ द स्मॉल एंड हाई प्लांट्स में एक्सर्ट प्रेशर ऑन रॉक। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, फोटो से आपको समझ में आएगा। सपोज ये रॉक है, उसमें हमारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स की रूट जो है हमारे कुछ प्रेशर दे रही होंगी, उस प्रेशर की वजह से हमारी रॉक में थोड़ा सा डिसइंटीग्रेशन होगा, ठीक है, तो हमारे ब्रेकिंग होगी। बट ये बहुत ही स्लो है, बहुत ही लो इम्पैक्ट का है, इसलिए इसका बहुत ही लो रोल है। बट उसमें भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो नैरो स्पेस बन जाते हैं, जो हमारे रूट्स जो बनाते हैं, वो वाटर उसमें एंटर कर जाता है, और जब वाटर एंटर कर जाएगा, आपको पता है जब कूलिंग होगी, अगर तो कूलिंग होगी तो एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन आपको पता है 9% जो वॉल्यूम जो है बढ़ जाती है फ्रीज़ होने पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा भी जाता है हर एंट्रेंस में कि 9% वॉल्यूम जो है हमारा फ्रीजिंग होने पर बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा तो क्रैक डेवलप होंगे। सेम वे एनिमल्स हैं, एंड्स हैं, उनकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो स्लोली डिसइंटीग्रेट कर रही हैं, रॉक्स को करते हैं। और ह्यूमन में एक्सलेट द इंटेंसिटी ऑफ फिजिकल वेदरिंग बाय प्लोइंग एंड कल्टीवेशन। जो हम प्लोइंग आपने देखा होगा कि आपको जो खेत में जो प्लॉ चलाते हैं,
जो प्लॉइंग हल जिसे बोलते हैं हिंदी में, हल चलाते हैं, तो वो हल चलाने से भी हमारे डिसइंटीग्रेशन होगा। बेसिकली जो सॉइल है वो भी वेदर कर रही है, अभी भी वेदर कर रही है। और जो अभी सॉइल दिख रही है आपको, जो सैंड सॉइल है, जैसे सपोज सैंडी सॉइल है, उसका साइज़ बड़ा है तो वो सिल्ट में चेंज होती है, सिल्ट में वाली क्ले में चेंज होती है। तो स्लोली स्लोली वेदरिंग की प्रोसेस चल रही है एज द टाइम प्रोसीड्स। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियरली समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करिए या इस कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा या प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, दैट विल मोटिवेट मी मोर। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।